खबर को जल्दी से जल्दी दर्शकों के सामने परोसने की एक जो परंपरा पड़ गई है, चाहे को अच्छा या बुरा बनाते हैं वहाँ के लोग। नफ़्सी से उनके पास जो है न्यूज़पेपर्स की एजेंसी आती है, किसी भी चीज़ में शॉर्टकट मत अपनाइए। पत्रकारिता के प्रति जो रुझान है वो कहाँ से और कैसे डेवलप हुआ? देखिए पिताजी की जो पुश्तैनी हमारा प्रतिष्ठान है, शंकर पुस्तक भंडार, वो 1930 में स्थापना हुई थी, जो उसका तीसरी पीढ़ी हूँ मैं। अच्छा। तो बचपन से ही जो है किताबें पढ़ने का शौक था और किताबें पढ़ने से जैसा कि आपसे बेहतर कौन जान सकता है कि जिज्ञासा उत्पन्न हुई और जिज्ञासा उत्पन्न होने के बाद में सबसे पहले मैंने संपादक के नाम जो पत्र होता है वो अच्छा, लिखना अच्छा, शुरू किया। अच्छा। जब वो छप जाता था अखबारों में तो उसकी कटिंग काट कर हम पेस्ट कर लेते थे फाइल में। मेरी जिज्ञासा बस उसके विषय में लिखना शुरू किया। जब वो छपने लगा तो खुद उस पर और रुझान हुआ कि इसमें हम खुद उस सिस्टम का पार्ट कैसे बन सकते हैं। उसी रुचि ने जो है और आप कह लीजिए कि किताबें ही उसका एक बेहतर माध्यम थी जिसकी वजह से जो है पत्रकारिता में प्रवेश हुआ जी। और आज लगभग 20-21 साल हो गए लगातार जो है वो पत्रकारिता करते हुए। कई बड़े संस्थानों में काम किया आपने, बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहे हैं। तो यहाँ पर आज मैं देख रहा हूँ मीडिया को लेकर, पत्रकारिता को लेकर बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। तो कौन सी ऐसी चुनौतियाँ हैं जिनको आप बहुत बड़े रूप में देखते हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में? देखिए आज की तारीख में जो सबसे बड़ी चुनौती है उसको मैं मानता हूँ कि खबर को जल्दी से जल्दी दर्शकों के सामने परोसने की एक जो परंपरा पड़ गई है, उसमें कहीं न कहीं हम जो पत्रकारिता के मूल्य हैं उसका पालन नहीं कर जी। पाते। स्पीड इतनी ज़्यादा हो गई है, पहले प्रिंट मीडिया थी, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आई, उसके बाद अब डिजिटल मीडिया आ गई है, तो चीज़ें आज के दौर में सेकंडों में वायरल हो जाती है। बरेली में अगर कोई घटना हो रही है तो वो कन्याकुमारी में अगले हो सकता है 5 से 10 मिनट में वायरल हो जाए और पूरे देश में धीरे-धीरे वो वायरल हो जाती है। तो आज के समय में सबसे ज़्यादा जो विश्वसनीयता बनाए रखना है और स्पीड भी मेंटेन करना है, ये सबसे हुँ। बड़ी चुनौती है। बतौर टीवी पत्रकार मैं देखता हूँ कि हमारे पास सबसे बड़ा दबाव होता है कि कोई भी अगर बड़ी घटना होती है, कोई इंसिडेंट होता है, उसको जल्दी से जल्दी अपने दर्शकों के सामने देना है। टीआरपी की रेस है, प्रतिद्वंदी चैनलों का प्रेशर है कि कौन-सी खबर हमारे यहाँ सबसे पहले चल जाएगी। ये चुनौती होती है लेकिन उसके साथ-साथ विश्वसनीयता बनाए रखना। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है 2009 का जब लोकसभा चुनाव थे, तो मेनका गांधी जी आंवला से चुनाव लड़ रही थी हुँ। और धर्मेंद्र कश्यप जी उनके सामने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे। तो लगभग शेखपुरा और दातागंज विधानसभा के वोट खुलना रह गए थे लेकिन लगभग सारे बड़े चैनलों ने जो है खबर ब्रेक कर दी थी कि धर्मेंद्र कश्यप चुनाव जीत गए हैं अच्छा। और मेनका जी जो है वो अपना यहाँ से बरेली से मूव करके गढ़ तक पहुँच चुकी थी। अच्छा। तो मेरे असाइनमेंट से लगातार मेरे ऊपर दबाव था कि बाकी लोग चैनल ब्रेक कर चुके हैं, आज तक ने खबर ब्रेक कर दी है। आप क्यों नहीं इसकी पुष्टि कर रहे हो? तो मैं कहा जब तक 2 विधानसभाओं की वोटों की गिनती बाकी है, तब तक मैं इसको नहीं बता सकता या फिर इतना मार्जिन हो कि सारे वोट खुल जाएँगे तब भी नहीं जीत फ़र्क नहीं पाएँगे, पड़ेगा। तो हम इस बात को ये ब्रेक कर सकते हैं कि आधिकारिक घोषणा होना बाकी है लेकिन वो धर्मेंद्र जी जीत चुके हैं और मेनका जी हार चुकी हैं। हुँ। और आपसे उसके 1 घंटे बाद जो है परिणाम उलट हो गए और मेनका जी जीत गई। तो उसके बाद जो लोग वहाँ से दबाव बना रहे थे उन्हीं लोगों ने कहा कि नहीं ठीक है आपने बिल्कुल ठीक किया। तो आज के दौर में जो आपने कहा कि आपका जो सवाल था कि चुनौती सबसे बड़ी क्या है? जी। चुनौती है कि गति के साथ में विश्वसनीयता बनाए रखना। विश्वसनीयता, गति के साथ में विश्वसनीयता बनी रहे। जी, ऑथेंटिक मीडिया संस्थान हैं, उनकी खबरों पर पूरा देश भरोसा करता है और उनके कंधों पर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है क्योंकि उनकी एक खबर या एक गलत खबर जो है, वो कोई भी ट्विस्ट ला सकती है। बिल्कुल। मीडिया में आज की डेट में जो आपने विश्वसनीयता की बात की जो बहुत आवश्यक है, ओवरऑल डिजिटल मीडिया में आप कौन से बड़े बदलाव देखना चाहते हैं? देखिए डिजिटल मीडिया मैं मानता हूँ एक यूनिवर्स है। इसमें अपार संभावनाएँ हैं। आज की तारीख में बड़े स्थापित नाम पुण्य कुसुम वाजपेयी हो गए या अभिषाल शर्मा हो गए, तमाम आपको बड़े जो रवीश पत्रकार वगैरह हैं, जी। रवीश जी हैं, वो तमाम बड़े पत्रकार जो है आज डिजिटल मीडिया की तरफ अपने कदम बढ़ा चुके हैं और चाहे वो एक प्रशिक्षु पत्रकार हो, एक छात्र हो पत्रकारिता का या कोई शौकिया आदमी हो, कंटेंट क्रिएशन के लिए असंख्य आपके पास अवसर मौजूद हैं डिजिटल मीडिया में। लेकिन जैसा कि मैंने कहा रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है। डिजिटल मीडिया एक दुधारी तलवार की तरह इस समय सामने है। मैं मानता ये हूँ कि अगर कोई प्रोफ़ेशनल है, जैसे आज की तारीख में कई लोग बरेली के ही चैनल चला रहे हैं, हुँ। लोकल चैनल पहले उन्होंने फूड ब्लॉगिंग शुरू करी, उसके बाद वो ब्रांड्स प्रमोशन करना शुरू कर दिए। हुँ। आज की तारीख में उन लोगों ने जो है वो न्यूज़ की तरफ भी अपना जो है रुख कर लिया है और चाहे स्कूलों के बंद होने की खबर हो या शहर में कोई बड़ी घटना हो, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो मीडिया की, वो उस पर भी अपना जो है पोस्ट डाल रहे हैं।
वो बहुत घातक है, क्योंकि जो शौकिया ब्लॉगिंग कर रहे हैं या फिर जो डिजिटल मीडिया में केवल फूड ब्लॉगिंग या ब्रांड प्रमोशन के स्पेस के लिए आए थे, अगर वो लोग गंभीर पत्रकारिता करना शुरू कर देते हैं तो वहाँ पर विश्वसनीयता का संकट ये पैदा हो जाता है कि उनके पास सब्सक्राइबर तो बहुत ज़्यादा है, उनका मैसेज बहुत सारे लोगों के पास कन्वे हो रहा है, लेकिन क्या उनको उस पूरी घटना की जानकारी है? जैसे मैं कई बार एफएम में अपने कार में सुनता रहता हूँ कि एफएम वाले बताते हैं कि फला घटना हुई और उसमें ऐसा हुआ, तो उसको सुनकर बड़ी हंसी आती है कि वो जो रेडियो जॉकी होते हैं उसकी वो फील्ड ही नहीं है, लेकिन उसने जो अखबार में पढ़ा और उसको लगा कि आज इसको बोल देते हैं, उसने उसको बोल दिया। तो ये मुझे लगता है कि ये जो शौकिया पत्रकारिता वाला जो है ना, रीच बढ़ाने के लिए कुछ भी रीच परोस दे बढ़ाने के रहे लिए हैं। कुछ भी जो परोस देना है, ये एक बड़ा चैलेंज है और इस पर बहुत गंभीर रूप से कार्रवाई होनी भी चाहिए। कुछ नियम बनने चाहिए हाँ, ऐसे। इसका नियमन होना बहुत आवश्यक है और सरकारें जो है इस पर विचार भी कर रही हैं और डिजिटल मीडिया को रेगुलाइज करने की तैयारी है। हालांकि फेसबुक यूट्यूब ने काफ़ी अपने रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं, कंटेंट कौन सा एडल्ट के लिए है, कौन सा नहीं है, कौन सा हिंसक है, कौन सा आप 18+ को दिखा सकते हैं, क्या ये कंटेंट बच्चों के लिए, इस टाइप के आपको जो मिल जाते हैं फिल्टर्स जी। जो है वो मिल जाते हैं, लेकिन वो अभी नाकाफ़ी है। मुझे लगता ये है कि जो भी कोई हम लोग सीरियस जर्नलिज्म की बात करते हैं जी तो उसमें कम से कम जो डिग्री धारक हों या किसी संस्थान में काम करे लोग हों, वही लोग डिजिटल मीडिया में खबरों के क्षेत्र में काम कर पाए। जी बाकी कंटेंट क्रिएशन है, म्यूजिक है, किसी को अपना और हॉबी दिखानी है, उन सब के लिए प्लेटफॉर्म खुला हुआ है, खुला असीमित हुआ है। संसार है, आप जहाँ जी चाहें बिल्कुल उसको बिल्कुल पोस्ट बिल्कुल। करिए। ये भैया न्यूज़ टुडे नेटवर्क और यूपी उत्तराखंड पे को लेकर जो एक पहचान बनाई आपने डिजिटल दुनिया में, जी। इसकी शुरुआत का आइडिया कैसे आया और कैसे वो सफ़र शुरू हुआ? देखिए, मेरे मित्र हैं डॉक्टर विपिन चंद्रा, जी जो उत्तराखंड में है, इसमें कुमाऊँ में जो है सहारा समय के ब्यूरो चीफ थे वो। तो 2016 में जो है उन्होंने एक वेबसाइट बनाई, rudrapurnainital.com। अच्छा। तो वो वेबसाइट तो उन्होंने ऐसे ही बनाई होगी कि बहुत सारे लोग जो है उनके ऑफिस के भी और तमाम मित्रगण जो है पूछते थे कि हम नैनीताल आएंगे तो कहाँ स्टे करें या घूमने जाएं तो उत्तराखंड में क्या चीज़ें सही हो। तो उन्होंने उसी पर, चूंकि वो पत्रकार थे, उन्होंने लिखना शुरू किया, अपने ब्लॉगिंग के लिए उन्होंने शौकिया वेबसाइट बनाई। जब शौकिया उन्होंने वेबसाइट बनाई तो उस पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आना शुरू हुआ, लोगों ने कमेंट्स करना शुरू किए, उसी पर वो अपने सवाल करते थे, उसी पर वो जवाब देते थे। तो उनसे एक बार मेरी चर्चा हुई तो हम लोगों ने कहा कि अगर ये इस पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है और डिजिटल की तरफ लोग इतने ज़्यादा आ चुके हैं, तो 2017 या 17 के अंत में जो है हम लोगों ने न्यूज़ टुडे नेटवर्क की स्थापना की, जो उत्तराखंड ओरिएंटेड था। अच्छा उस तरफ से लगभग 5 वर्ष पूर्व हमने इसको यूपी भी लॉन्च किया। तो आज लगभग यूपी उत्तराखंड में दोनों जगह ये सरकारी न्यूज़ के रूप में इम्पेरल्ड है और दोनों ही प्रदेशों में दर्शकों की पसंद मिल चुका अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया भैया, क्योंकि ये बहुत कम समय में अच्छी रीच पाया है इन चैनलों ने। आपने जो ऑथेंटिसिटी की बात की, विश्वसनीयता की बात की, इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न ऐसा निकल के आता है अक्सर कि छोटे शहरों में जो बहुत सारे पत्रकार या रिपोर्टर के रूप में नए नए चेहरे आ रहे हैं, तो उनको आप कैसे परिभाषित करेंगे? है। देखिए, जब हम लोग छोटे थे तो दूरदर्शन पे मुझे याद है कि खबरें जब आती थी जी तो उसमें कभी महीने 2 महीने में बरेली का नाम अगर आ जाता था तो हम लोग बड़ा खुश होते थे कि आज हमारे शहर का नाम जो है टीवी पर आ गया। टीवी पे आ गया। धीरे धीरे चीज़ें बदली, संसाधन बढ़ते गए, लोग हर घर में टेलीविज़न पहुंचा। पहले केवल दूरदर्शन हुआ करता था, फिर डिश आई, अब डिश के बाद में डिजिटल का ज़माना आ गया, सेट टॉप बॉक्स हमारा जो है वो, हमारा जो वाईफाई कनेक्शन है उसी से जुड़ गया है। अवसर बढ़े हैं, उसी हिसाब से रोज़गार के अवसर भी बढ़ गए हैं। अब खबर जो है केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं रह गई, लगभग हर बड़े चैनल के हर जिले में संवाददाता है, उसके साथ साथ तहसीलों में भी संवाददाता है। तो एक तो इसका जो व्यापक प्रचार प्रसार हुआ है या इसका आप कहें तो विस्तार हुआ, उसकी वजह से जो युवा हैं या फिर जो भी कोई पत्रकार बनना चाहते हैं, उनके लिए नौकरी के अवसर बढ़े हैं। साथ साथ मैं दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि अब खबर जो है बहुत बारीकी से दर्शकों के सामने आती है। पहले होता क्या था कि बड़े शहरों में ही रिपोर्टर रखे जाते थे और जो महत्वपूर्ण शहर होते थे वहाँ पे स्टिंगर्स रख दिए जाते थे और तहसीलों या उसमें जो है वो किसी भी संवाद सूत्र से जो है उसका ले ली जाती थी खबर जी। ले लेते थे और उसको जो है अपने हिसाब से आगे भेज देते थे। सारा ट्रीटमेंट जो है वो स्टूडियो में होता था। उस खबर में कितनी गहराई है, वास्तव में क्या-क्या पक्ष हैं, क्या नहीं है, इन सब चीज़ों पर चर्चा कम हो पाती थी क्योंकि वो उसको उनको पैकेज बनाकर दर्शकों को दिखाना होता था। लेकिन आज के दौर में जो आपका सवाल है कि छोटे पत्रकारों के लिए तो संभावनाएँ बढ़ गई हैं बहुत ज़्यादा। उनके काम करने के लिए जगह बहुत हो गई है। डिजिटल मीडिया के आने के बाद वो अपना खुद का यूट्यूब चैनल बना सकते हैं या संस्थानों को
अपने अपने कंटेंट के द्वारा अपनी पहचान कर सकते हैं कि हाँ, वो भी अच्छा काम कर सकते हैं। पहले टीवी पर दिखना एक बड़ी चुनौती होती थी, लेकिन अब यूट्यूब चैनल पे आकर आप खुद बोलते हैं, बोलने की प्रैक्टिस कर लेते हैं, वॉक थ्रू पीटीसी दे पाते हैं, तो आपको कोई ना कोई रिकॉग्नाइज़ कर लेता है, फिर बड़े चैनल में अवसर मिल जाता है। अच्छी बात ये है कि गाँव में कोई मर्डर हो जा रहा है या गाँव में किसी खेत की ज़मीन पे कब्ज़ा हो रहा है या और भी कोई मुद्दा है, कोई बच्चियाँ हैं, कई खबरें हम लोगों ने ऐसी उठाई हैं जो यहाँ पे शेरगढ़ के पास की एक स्टोरी है। हमारे वहाँ के लोकल संवाददाताओं ने हमें बताया था कि बच्चियाँ जो है वो नाव पर अपनी साइकिलें रखकर स्कूल जाती थी, वहाँ पुल नहीं बन पाया था, जबकि शहर के एकदम करीब की वो तहसील है, लेकिन वो स्टोरी छिपी हुई थी। वहाँ के लोकल संवाददाताओं ने हमें बताया, सारे फैक्ट्स उसने हमें दिए, हमने उसको कंपाइल किया, जब हमने वहाँ पर भेजा तो वहाँ दिल्ली से भी रिपोर्टर भेजा गया, हमने भी रिपोर्ट की और लोकल संवाददाता की भूमिका उसमें सबसे ज़्यादा रही। सबसे ज़्यादा तो महत्वपूर्ण इसलिए छोटे शहरों में आज के दौर में जो पत्रकारों की भूमिका है, पहले से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि जो खबर कल को बड़ी होकर पूरे देश में दिखाई देगी, जी। तो ओरिजिन जो है वो छोटे शहर से या छोटे कस्बे से या गाँव से ही। बरेली की संस्कृति को या सामाजिक संरचना को आप किस दृष्टि से देखते हैं? या बरेली की वो कौन सी खूबसूरती है जिस पर आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा तवज्जो दिया जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसी भी शहर को अच्छा या बुरा बनाते हैं वहाँ के लोग। जी, बरेली के लोग या कह लीजिए शहर की तासीर ऐसी जी। है कि जो भी यहाँ पर आता है वो यहीं का हो जाता है। मैं चूँकि पत्रकारिता में पिछले 21 सालों से हूँ, यहाँ पर मेरे जितने भी आईएएस, आईपीएस अधिकारियों से बातचीत होती है, वो अमूमन चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद वो बरेली में बस जाएँ। यहाँ पर उन्होंने अपना कोई प्लॉट ले लिया या कुछ ना कुछ वो ऐसा करते हैं कि शहर से उनका जुड़ाव हमेशा बना रहे। उसके पीछे एक बहुत बड़ी बात ये है कि यहाँ के लोग जो हैं बहुत शांत स्वभाव के हैं, अपने संसाधनों से आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं। यहाँ तमाम आप देखिए, चाहे वो एसआरएमएस हो गया या फ्यूचर हो गया या दीपक स्वीट्स हो गया, मतलब जो भी आप एंटरप्रेन्योर्स देखेंगे, वो अपने संसाधनों से, अपने हौसले से आगे बढ़े हैं और सरकारी सुविधाएँ उन्हें कितनी मिल पाई, सहायता कितनी मिल पाई या क्या उनके पास पूँजी थी या नहीं थी, इन सब चीज़ों को ना देखते हुए उन्होंने अपने संसाधनों से, अपने हौसले से आगे बढ़ने की कोशिश करी। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे कि शांत शहर है यहाँ पर। लोग बहुत ज़्यादा किसी के काम में बाधा डालने में या किसी उसमें विश्वास नहीं रखते। यहाँ की और दूसरा, यहाँ पर आला हज़रत की जहाँ दरगाह है वहीं पर नाथ नगरी है, 7 बड़े नाथ बरेली में मौजूद हैं। ये सब मैं मानता ये हूँ कि लखनऊ और दिल्ली के बीचों-बीच जो ये मिली-जुली शहर, संस्कृति का शहर। उत्तर प्रदेश का 8वां सबसे बड़ा शहर है बरेली। जी, और चूँकि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके जाता है, तो उत्तर प्रदेश के लिए बरेली बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए चाहे वो राजनीतिक दृष्टिकोण से देख लीजिए, चाहे सामाजिक दृष्टिकोण से देख लीजिए, चाहे आप इसे आर्थिक दृष्टिकोण से देख लीजिए, मुझे लगता है ये कि बरेली को कोई ना तो आज की तारीख में नकार सकता है, ना नज़रअंदाज कर सकता है और साथ-साथ यहाँ के लोगों का जो स्वभाव है, उसकी वजह से जो भी बाहर से आता है, वो यहीं का होके रहना चाहता है। जी, जी, बिल्कुल। या इधर आप बहुत सारे सामाजिक, सांस्कृतिक या खेल संस्थानों के साथ सक्रिय हैं, तो सक्रियता के पीछे क्या कारण है और कैसे एक्सपीरियंस अनुभव रहे हैं आपके? देखिए, सक्रियता के पीछे कारण तो ये है कि ये ईश्वरीय देन होती है। पत्रकारिता की वजह से बहुत सारे लोगों से मिलना-जुलना होता है और पत्रकारिता में आने का एक मेन उद्देश्य भी यही था कि नए-नए लोगों से मिलने की, उनसे बात करने की इच्छा थी। उसकी वजह से जुड़ाव होता चला गया, फिर सामाजिक संगठनों से जुड़ा हुआ और सबसे बड़ी बात ये है कि जो मैं हमेशा से मानता हूँ कि अधिकारों से पहले आपको अपने कर्तव्यों को निभाना आना चाहिए। जी, तो बिल्कुल। शहर से अगर हमने कुछ लिया है तो शहर को देना भी आना देना भी चाहिए। आना चाहिए। तो सामाजिक संगठन एक अच्छा माध्यम है इसके लिए। अगर मैं खेलों से जुड़ा हुआ हूँ, अगर मैं जिला ओलंपिक संघ का अध्यक्ष हूँ, तो मैं देखता हूँ कि हमारे जो नए खिलाड़ी हैं, उनको क्या-क्या सुविधाएँ मिलनी चाहिए, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो उनको प्रोवाइड कराई जा सकती हैं, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो उनको नहीं मिल पा रही हैं। तो ओलंपिक संघ एक सेतु का काम करता है खिलाड़ी और सरकार के बीच में। जी, तो उसके द्वारा उसके लिए कर रहे हैं या फिर पत्रकारों का संगठन हो गया तो अपने साथी पत्रकारों की आवाज़ को उठाना है या अपना सजातीय संगठन हो गया तो उसमें अपने सजातीय बंधुओं की आवाज़ को उठाना है। तो सामाजिक संगठन जिस उद्देश्य से बनते हैं, उसका अल्टीमेट उद्देश्य ये होता है कि समाज की सेवा करनी। सेवा करने की। तो जब उसका रिजल्ट आपको मिलना शुरू होते हैं, तो ऊर्जा अपने आप मिलना शुरू हो जाती है। जब आपको आपकी चीज़ों को लोग रिकॉग्नाइज़ करना शुरू करते हैं, लोग कहते हैं कि नहीं ठीक जो आप कर रहे हो वो अच्छा हो रहा है। जी, और मानता मैं ये हूँ कि अगर नीयत साफ़ होती है तो मंज़िल हमेशा आसान होती है। आसान होती है। साफ़ नीयत से अगर आप किसी संगठन के लिए काम करेंगे, तो निश्चित तौर पे आपको जो रिज़ल्ट है, वो अच्छे मिलेंगे। इधर मैं देख रहा हूँ कि खेल संगठनों के साथ में या जो बरेली में खेल हो रहे हैं, उनको लेकर आप काफ़ी सक्रिय हैं।
और आपका नाम काफ़ी चर्चा में बना रहता है, जैसे कि इस समय आप अध्यक्ष हैं बरेली ओलंपिक संघ के। तो बरेली में भैया कौन कौन से खेलों को इस समय प्रमुखता से वरीयता दी जा रही है, या नए जो खिलाड़ी हैं, कोच हैं या समाज के लोग हैं, वो किन खेलों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं बरेली में? देखिए बरेली में जैसा कि पूरे भारत में हो रहा है, क्रिकेट तो आजकल लोगों के लहू में दौड़ रहा है। दौड़ रहा है। तो बरेली में भी लगातार आप देख रहे होंगे जगह जगह स्टेडियम बन रहे हैं, मैदान बन रहे हैं। प्रशांत पटेल स्टेडियम नया बन गया है। जी। स्वर्गीय डॉक्टर निशांत गुप्ता ने ऑलरेडी एक एकेडमी खोल रखी थी, गंगाश्री एकेडमी। हम्म, एसआरएमएस में एक राष्ट्रीय स्तर का एक हमको पिच मिल गई है, जहाँ पर कूच बिहार ट्रॉफी और तमाम अन्य आयोजन हो चुके हैं। तो क्रिकेट तो बच्चों का पहला पसंदीदा गेम है ही। इसके अलावा यहाँ बरेली में सेपक टाकरा में जो है, चूंकि सीरिया साहब इसको नेपाल से यहाँ पर लेकर आए थे, अच्छा। तो बरेली की बच्चियों ने गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल, बहुत अच्छे अच्छे मेडल्स जो है बच्चे लेकर आए हैं। दीपक टाकरा बहुत लोकप्रिय हो रहा है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस बच्चे यहाँ के दे रहे हैं। इसके अलावा हैंडबॉल के तो हमने नेशनल टूर्नामेंट यहाँ पर कराए थे, जिसमें 26 राज्यों की टीमें यहाँ पर आई थी। तो 600 बच्चे यहाँ पर बरेली में आए थे 2 बार, 2021 में और 2023 में, और दोनों बार अच्छा परफॉर्मेंस लेके गए। हैंडबॉल बहुत लोकप्रिय लोकप्रिय खेल है। खेलो इंडिया के तहत हॉकी जो है, उसमें बहुत अच्छे बच्चे यहाँ पर स्टेडियम में मौजूद हैं। एक बड़ा चैलेंज है कि यहाँ पर जो कोचेज हैं उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई है। अच्छा। उसके पीछे जब मैंने रिसर्च की और पूरा आरएसएफ से भी बात की, तो उनका कहना ये था कि जो मानदेय है वो इतना कम है कि बाहर से अगर कोई कोच आता है तो वो उसमें सस्टेन नहीं कर पाएगा, उसमें उसका सर्वाइवल दिक्कत है। तो उसके लिए हमने अपने जिला ओलंपिक संघ की तरफ से प्रयास किए हैं कि हम लोग एडहॉक बेसिस पे कोचेज की नियुक्ति करें, और उसके जो सैलरी है उसको संघ के ही जो संस्थागत सदस्य हैं उनकी तरफ से उसको दिया जाए। देखिए, जब भैया शूटिंग रेंज की भी बात हो रही है यहाँ पर बरेली में, तो शूटिंग का क्या स्कोप देखते हैं आप बरेली में? देखिए शूटिंग रेंज में तो इस समय स्मार्ट सिटी के तहत एक बहुत अच्छी इंटरनेशनल लेवल की शूटिंग रेंज जो है बरेली में बनाई जा चुकी है। अच्छा। और वहाँ पर भी टूर्नामेंट होना भी शुरू हो चुके हैं। और शूटिंग रेंज में अच्छी बात यह है कि मैं आज जैसे अगर चाहूँ कि मैं खिलाड़ी बनना चाहता हूँ और मेरी हॉबी है कि मैं शूटिंग करूँ, तो आज से आप साल भर 2 साल बाद अगर कोचिंग करते हैं तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे खेल सकते हैं। तो शूटिंग एक बहुत अच्छा वो है, हालांकि महंगा शौक है वो, जी, लेकिन महंगा है। हाँ, लेकिन अच्छे स्तर की शूटिंग रेंज अब बरेली में उपलब्ध है। विश्वविद्यालय में बनाई जा चुकी है, प्राइवेट शूटिंग रेंज पहले से चल रही है। अब स्मार्ट सिटी वाली जो शूटिंग रेंज बनाई गई है वो भी बहुत अच्छी है। मैं वहाँ पर गया था, मैंने खुद भी वहाँ पर शूटिंग करके देखी थी, और अभी वहाँ पर बहुत अच्छे टूर्नामेंट्स भी हुए थे। तो ये सारी चीज़ें मिलकर एक बरेली में जो आने वाले युवा हैं उनके लिए एक अच्छे भविष्य का संकेत है। रियल एस्टेट में भी आपका बड़ा योगदान है, बरेली में आप जुड़े हुए हैं, तो डीजी इंफ्रा से भी जो आपके जुड़ने के पीछे जो सोच थी, उसके बारे में कुछ? देखिए डीजी इंफ्रा ग्रुप जो है वो मेरे जीआईजी जो है धर्मेंद्र गुप्ता जी, अच्छा। वो पहले बरेली विकास प्राधिकरण में ही कार्यरत थे, और वहाँ से स्वैच्छिक अवकाश लेकर उन्होंने जो है इस कंपनी की स्थापना की। और 2013 में जो है जब मैंने देखा कि अगर आप बड़े काम करना चाहते हैं तो आपको बड़े कारोबार की आवश्यकता होगी। बिल्कुल। बचपन से मैं देखता आ रहा था कि मेरे पिताजी जो है, चूँकि सन 80 से उनके पास जो है न्यूज़पेपर्स की एजेंसियाँ थी। कैंट में लंदन बूट और शहर में केवल हमारे पास जो है सारे अखबार आते थे, और वो सुबह हमारे सोकर उठने से पहले ही दुकान चले जाते थे 6 बजे, और रात को जो है बहुत देर रात तक वो वापस आते थे। मतलब उनकी वर्किंग मैं समझता हूँ कि वो 18 घंटे की वर्किंग वो करते थे। जी। तो जब मैं बड़ा हुआ, ग्रेजुएशन करना शुरू किया, तो दिमाग में एक विचार आना शुरू हुआ कि बहुत ज़्यादा हार्डवर्क के बावजूद जो है वो पूंजी उस तेज़ी के साथ क्यों नहीं बढ़ रही है। कम कॉमर्स के विद्यार्थी थे, तो उन सब चीज़ों की जिज्ञासा उत्पन्न होना शुरू हुई। तो उसके बाद मेरे दिमाग में ये बात आई कि जो हम कमोडिटी जिसमें डील कर रहे हैं उसका अधिकतम वैल्यू किसी किताब की 500 रुपये हो सकती है, 1000 हो सकती है, या 2000 रुपये हो सकती है। अगर आप बड़ी पूंजी वाले कारोबार में हाथ डालेंगे या निवेश करेंगे तो आपकी पूंजी उसी तरह से आगे बढ़ेगी। साथ साथ बरेली में जो है वो एक मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए अच्छी टाउनशिप्स की कमी थी। तो इसी संबंध में भी जब मेरी जीआई से चर्चा हुई, तो एक विचार बना कि एक फुली अफोर्डेबल टाउनशिप बनाई जाए जिसमें केवल अफोर्डेबल हाउसेज हैं। तो 2013 में पार्क एवेन्यू के नाम से हम लोगों ने एक स्कीम जो की थी, उसमें 100% अफोर्डेबल हाउसेज रखे थे हम लोगों ने। तो तभी से जो है रियल एस्टेट का सफर शुरू हुआ है। अब आज की तारीख में हम लोग फार्म हाउसेज के प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं, और इसके अलावा बड़ा बाईपास में पार्क सिटी है, पार्क एवेन्यू है, तमाम प्रोजेक्ट्स जो हैं। किस लेवल के लोगों के लिए मतलब
जो हैं इस समय डीजी इंफ्रा ग्रुप के पास जो है वो चाहे वो मध्यम वर्गीय परिवार हो या अ, उच्च मध्यम वर्गीय परिवार हो या फिर उच्च वर्गीय परिवार हो, तीनों के लिए ही हमारे पास प्रोजेक्ट मौजूद है। हमारे अच्छा पास अच्छा बड़े फार्म हाउसेस भी मौजूद हैं, उच्च मध्यम वर्गीय लोगों के लिए विलाज भी मौजूद है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने 9,99,000 में उस समय फ्लैट्स निकाले थे। अच्छा। आज भी उनकी कीमत जो है बढ़ने के बावजूद अभी भी 14-15 लाख रुपए ही है। मतलब तो एक मिडिल क्लास लेना चाहें तो हाँ, 14-15 लाख में जी। तो उसका अपना घर हालाँकि हो इसमें सकता एक है। बड़ा चैलेंज भी सामने आता है, क्योंकि जी जब आप अ, कम बजट के घर बनाते हैं, तो आप क्वालिटी से समझौता अगर नहीं करेंगे, तब भी आप आपकी एक वो जो मटेरियल यूज़ करने की सीमा है, वो आपको जो है हमेशा बाधित करती रहेगी। इस तरह की कई सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें जब ग्राहक आता है तो अमूमन मैंने देखा ये है कि उसकी अपेक्षाएँ वही होती हैं, जो 80 लाख या 1 करोड़ रुपए वाले विला की होती हैं, लेकिन बजट उसका वही होता है। तो बजट हम लोग उतना पूरा प्रयास करते हैं कि उसके उसी बजट में उसको अधिकतम जो उच्च क्वालिटी की चीज़ है, उसको प्रोवाइड कर पाएँ, लेकिन वो कैपिंग की वजह से वो चीज़ें उसमें नहीं हो पाती हैं। ये एक बड़ा चैलेंज सामने आता है। अच्छा, जी बिल्कुल। मीडिया, समाज और बिजनेस तीनों क्षेत्रों में आपका मैं देख रहा हूँ कि एक बराबर की हिस्सेदारी है, बराबर का आप समय उसमें बिता रहे हैं। तो निजी मंत्र क्या है कि कैसे एक व्यक्ति जो है मीडिया और समाज और बिजनेस इन तीनों चीज़ों में एक संतुलन बना के रख सकता है? देखिए, निजी मंत्र जो अपनी व्यक्तिगत बताऊँ, तो मुझे तो ये सब चीज़ें जो है स्ट्रेस से दूर रखती हैं। जी, जब मुझे बिज़नेस में कोई स्ट्रेस होता है, जब तक मेरा मूड चेंज हो जाता है, मैं मीडिया एनालिस्ट में जाता हूँ, भूल जाता हूँ मैं उसको। जब तक मीडिया और बिज़नेस मुझे स्ट्रेस देना शुरू करते हैं, तब तक मैं सामाजिक किसी कार्यक्रम में चला जाता हूँ। तो ये मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ कि इस वजह से मुझे कभी भी जो है उदासी या फिर इस तरह का कुछ नहीं लगता। जी, और शुरू में बड़ा चैलेंज था तीनों चीज़ों को एक साथ लेके चलना, लेकिन अब मज़ा आने लगा, क्योंकि आज मैं आपके साथ इस समय बैठ के इंटरव्यू कर रहा हूँ। अब थोड़ी देर के बाद हो सकता है मैं अपनी शॉप पर बैठकर उस बिज़नेस को देख रहा हूँ, और शाम को हो सकता है कि किसी बड़ी खबर पर जो है अपनी काम कर रहे हैं आप। रिपोर्ट भेज रहा हूँ। तो ये जो लगातार दिन भर में मूड में चेंज आता है, तो वो एक तो लगातार बिज़ी रखता है, और साथ-साथ आपको कभी भी जो है वो स्ट्रेस फ़ील नहीं होने देता। दूसरा जो आपने मूल मंत्र पूछा, तो मूल मंत्र तो आज तक जो हमेशा से आता है, हार्ड वर्क जो है हमेशा मूल मंत्र है। जब तक आप किसी भी चीज़ के साथ न्याय नहीं करेंगे, तब तक आप उसमें रिजल्ट्स नहीं ला सकते। आपको चाहे बिज़नेस हो, चाहे सामाजिक संस्थाएँ हों, या फिर आपका मीडिया का क्षेत्र हो, वहाँ पे आपको कड़ी मेहनत करनी है। और सबसे बड़ा चैलेंज जो है, जैसे कोरोना में मैंने देखा, बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते थे कि जब तक आप नहीं बता देंगे कि बाज़ार खुलने का समय क्या है, या वास्तव में मरीजों की संख्या कितनी है, या क्या रिलैक्सेशन गवर्नमेंट के द्वारा दे दिए गए, या क्या प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, तब तक आदमी मानता नहीं था, और मेरे फेसबुक पोस्ट को लोग जो है वॉच करते रहते थे। तो उसमें कई लोगों के मेरे पास जब व्यक्तिगत फ़ोन आए, तो वो कहते थे कि हम तो ये विश्वास करते हैं, क्योंकि पूरा मतलब हर आदमी आज की तारीख में जो है पत्रकार है, वो लिखा जा रहा है उस पर, लेकिन हम इंतजार करते हैं कि जब आप बता दोगे तो इसका मतलब ये ऑथेंटिक होगा। ये ऑथेंटिक हो गया। तो ये विश्वास जो है वो बहुत लंबी तपस्या के बाद आता है। जी बिल्कुल। तो अब उसको मेंटेन रखना अपने आप में बड़ी चुनौती है। इसलिए मैं कोशिश यही करता हूँ कि खबर चाहे मेरे से लेट हो जाए, लेकिन जो कसौटी है उसको पूरा करने के बाद ही उसको आगे बढ़ाया जाए। चाहे वो फेसबुक पोस्ट के माध्यम से हो, या मेरे अपने चैनल टाइम्स नाउ पर हो, या किसी पर भी हो, तो उसमें एक विश्वसनीयता बनाए रखना है, और दूसरा कड़ी मेहनत तो हमेशा एक मूल मंत्र है। मूल मंत्र है ही, जी बिल्कुल। जी। तो भैया अगले 5 साल का विज़न, चाहे वो बरेली का विकास हो, चाहे मीडिया के क्षेत्र में कार्य हो, सामाजिक संस्थाओं से जो जुड़ाव हो, खेलों को लेकर जो आपकी सोच है, बिज़नेस है, ये मतलब तमाम सारे क्षेत्रों में जो आपका व्यक्तित्व अ, है पूरा गुथा हुआ है। तो अगले 5 साल का विज़न क्या होगा? अगले 5 साल में मेरा जो सपना है, एक तो स्पोर्ट्स कॉलेज बरेली के लिए एक बड़ा बनाने की इच्छा है, अच्छा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 3 ही जगह पर बड़े स्पोर्ट्स कॉलेज हैं। बनारस में है, मेरठ में है, और लखनऊ में है। अच्छा। तो इस तरह से प्रदेश और देश की सरकार लगातार खेलों पे ध्यान दे रही है, और खेल वास्तव में इस समय जो है, जिस तरह से लगातार बच्चे मोबाइल फ़ोन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, या कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई में अच्छे नहीं होते लेकिन खेलों में अच्छे खेलों होते में हैं। बहुत अच्छे होते हैं, जी। तो सरकार के ध्यान देने की वजह से अब वो लोग भी उभर कर आगे आ रहे हैं, और खेल जो है हमें वैश्विक मंच पर पहचान पहचान देते हैं। जब हमारा खिलाड़ी नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर अच्छा करके आता है, तो अब भारत की पहचान पूरी दुनिया में बनती है। बिल्कुल। तो मैं चाह ये रहा हूँ कि यहाँ के जो स्थानीय पटवारी हैं, उनको एक मंच मिल पाए, और उसके लिए एक बड़ा स्पोर्ट्स कॉलेज जो है यहाँ पे बनाने की इच्छा है। और व्यापार में तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा, वरना उसके इन सब सारी चीज़ों को के लिए मैनेज तो व्यापार से ही करना है। उसके लिए पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी।
मीडिया संस्थान हमारा जो न्यूज़ टुडे नेटवर्क है वो अच्छा ग्रो कर रहा है, आगे चल के उसको एक बड़ा चैनल बनाने की सपना है। तो कुल मिला के एक ये है कि जो व्यापार है वो ऐसा हो जो समाज को वापस भी करे, केवल धनार्जन का स्रोत ना बने, उसकी जो हमारी एक्टिविटी हो वो ऐसी हो जिससे हम सोसाइटी को भी कुछ दे पाएँ। बिल्कुल, बिल्कुल। इसी सोच के साथ में जो हमारी पुश्तैनी दुकान है शंकर पुस्तक भंडार, वहाँ पर भी हम काम कर रहे हैं। 2030 में वो 100 वर्ष हो जाएंगे उस दुकान को। अच्छा। तो वहाँ पर जो दुर्लभ किताबें हैं वो लोगों को मिलती रहें, इसके लिए सब वैसे कम समय में वहाँ पर समय देना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन प्रयास ये करता हूँ कि वैरायटी जो पापा के टाइम में थी उससे ज़्यादा बनी रहे वहाँ पर, और लोगों को पुस्तकें सुलभ रहें। और इसी तरह से बाकी चीज़ों का है कि चाहे वो खेलों में हो या मीडिया में हो, विश्वसनीयता बनी रहे और कुछ ऐसा हो जो हम समाज को वापस कर पाएँ। वापस कर एक संदेश आपकी तरफ से उन युवा पत्रकारों को, युवा उद्यमियों को, या बहुत सारे युवा हैं जो नए-नए सपने देख रहे हैं, अलग-अलग क्षेत्र में जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो एक संदेश आपकी तरफ से? मेरा संदेश यही है कि किसी भी चीज़ में शॉर्टकट मत अपनाइए। जी। चाहे आपने सर पहला आपने कहा युवा पत्रकार, तो पत्रकारिता में आने के लिए जैसा कि कोई भी प्रोफेशन होता है, चाहे वो डॉक्टरी हो, चाहे वकालत हो, उसमें आपको एक कड़ी तपस्या के बाद ही एक्सपर्टाइज मिलती है। तो पत्रकार भी अगर कोई बनना चाह रहा है तो ठीक है, छोटे अखबार से शुरू करें, छोटे चैनल से शुरू करें, लगातार चीज़ों को समझें, रिपोर्ट्स को पढ़ें, अपनी रिपोर्ट्स करें और पूरी समझ के साथ में, पूरी जिम्मेदारी के साथ में रिपोर्ट करें। और शॉर्टकट सफलता का कभी होता ही नहीं कुछ भी। कड़ी मेहनत से आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसे ही आप अगर बात करें युवा पत्रकार, युवा उद्यमी में, तो हमने एक वो बना लिया है कि कभी भी कोई विवादित ज़मीन नहीं खरीदनी या कोई भी ऐसा शॉर्टकट नहीं करना जिसकी वजह से पैसा तो जल्दी आ जाए लेकिन हम सोसाइटी को हार्म कर दें या किसी तरह की छवि पर कोई धब्बा लगे। और राजनीति में भी मैं ये कहता हूँ, क्योंकि मैं इतने लंबे समय से पॉलिटिकल खबरों को कवर कर रहा हूँ, राजनीति प्योर सेवा का जरिया है। तो वास्तव में राजनीति जो है वो पैसा कमाने का जरिया नहीं है। और मैं तो ये मानता हूँ कि चाहे तीनों ही पेशे में कोई भी हो, जब आप वास्तव में सर्वगुण हो जाएंगे तो पैसा तो अपने आप ही आता है। बिल्कुल। जो सक्षम होता है या जिस व्यक्ति पर लोग भरोसा करते हैं उसको पैसे की कभी कोई कमी नहीं होती है। और सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि राजनीति से ही पूरे देश की दशा और दिशा तय होती है। तो वहाँ पर अच्छे लोगों का आना बहुत ज़रूरी है। उसमें अब तो चीज़ें बहुत बदल गई हैं। आम आदमी पार्टी ने पता नहीं अच्छा किया बुरा किया एक अलग विषय है, लेकिन तब से चीज़ें ऐसी बदल गई कि लोग अपने नेता को कसौटी पे कसने लगे हैं, शुरू कर चुके हैं। जी बिल्कुल। आज की तारीख में हम लोग चाहते हैं कि जो हमारा नेता हो पढ़ा लिखा हो, उसको मुद्दों की समझ हो, और वो केवल वंश की वजह से या किसी और शॉर्टकट की वजह से राजनीति में ना आ गई। अब जनता जो है वो ये देखना चाहती है कि हमारा नेता जो है वो वास्तव में हमारे लिए कुछ कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। पहले तो ऐसा होता था कि कोई भी व्यक्ति आ गया राजनीति में, जीत गया, तो जब वो मंत्री बना दिया गया तो वो ऐसे विभाग का मंत्री बना दिया गया, उसके पढ़ने में उसको 5 साल लग जाएंगे। सही बात। तो बिल्कुल ये अब चीज़ों में परिवर्तन आना शुरू हुआ है, और मेरी तरफ से जो है उसमें संदेश यही है कि किसी भी चीज़ का शॉर्टकट ना अपनाएं, समय दें हर चीज़ों को। हर चीज़ ग्रो होने में टाइम लेती है। जब पूरा समय देकर आप उसको करेंगे तो निश्चित तौर पर बाकी सब लोगों से अलग दिखाएंगे। और थैंक यू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। तो साथियों, आज थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और उद्यमी डॉक्टर आशीष गुप्ता जी। आशीष जी से हमने पत्रकारिता को लेकर, मीडिया को लेकर, उद्यमों को लेकर, बरेली में खेलों की स्थितियों को लेकर तमाम सारी बातें की, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम सबको सुननी चाहिए और उन पर अमल करना चाहिए। अगले सप्ताह फिर एक नए व्यक्तित्व के साथ मिलेंगे, नई बातें करेंगे, नए चीज़ों को निकाल कर आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और बने रहिए चैनल पर और चैनल के साथ चलिए।